फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करते हैं आप स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और खूब मन लगाकर पढ़ रहे होंगे। तो बच्चों, हम आपको ज्योग्राफी भूगोल पाठ 7 आज पढ़ा रहे हैं। इस पाठ में क्या है, इस पाठ का नाम देखिए आप, मानवीय पर्यावरण, बस्तियां, परिवहन एवं संचार। तो बच्चों, ये मानवीय पर्यावरण क्या है। पहले हमने आपको पर्यावरण के बारे में आज तक पढ़ाया कि पर्यावरण हवा, पानी, जल किन किन चीज़ों पर हमारा निर्भर होता है, कहाँ कहाँ पाया जाता है और कितना क्षेत्र हमारा जल का है और कितने क्षेत्र पर भूमि है। अब तक आप ये सब पढ़ते आए हैं। तो अब आज आप इस पाठ में क्या पढ़ेंगे। आज आप इस पाठ में मानवीय पर्यावरण, हम लोग कैसे पर्यावरण पर निर्भर है, इसके बारे में आपको बताया जाएगा। बस्तियां, बस्तियां क्या हैं, जहाँ पर हम लोग रहते हैं उसे हम बस्तियां कहते हैं। और बस्तियां जैसे आज से हजारों साल पहले क्या था कि मानव का क्या वो होता था, मानव का काम सिर्फ ये था कि जब हमारा मानव इस पृथ्वी पर आया था हजारों वर्ष पहले, तो क्या था कि उसको बस खाना मिलना चाहिए था, कहीं भी वो सो जाता था, पेड़ों के नीचे, गुफा में या ऐसे। तो फिर धीरे धीरे मानव ने क्या किया, अपना विकास शुरू किया, आग जलानी सीखी, कृषि करनी सीखी। तो उसने अपना धीरे धीरे इस तरह से विकास करना शुरू किया था। तो मानव जो है उसने अपनी तरक्की के लिए बहुत सा परिवर्तन अपने अंदर लाया था। तो फिर रहने के लिए घर बनाए। घर किस तरह से बनाए, पहले घास फूस से घर बनाए, फिर ईंट पत्थर से घर बने। अब तो आप देख रहे हैं बहुमंजिलीय इमारतें बन रही हैं। तो ये सब जो है मानव ने अपना विकास ऐसे किया धीरे धीरे। और उसके बाद परिवहन, परिवहन का बच्चों हम आपको इसमें मतलब बताते हैं। परिवहन, जैसे अब आप रह रहे हैं दिल्ली में और आपके जो नाना नानी, मामा मामी या मौसी जो हैं वो घर से दूर दूसरे प्रदेश में, हरियाणा में रहते हैं, पंजाब रहते हैं। तो आपको वहाँ पर जाने के लिए क्या चाहिए, बस चाहिए, ट्रेन चाहिए। तो ये सब चीज़ें जो हैं हमारी परिवहन में आती हैं। अब आप जब जाते हो तो क्या है, आप गर्मियों की छुट्टियों में ही जाते हो ना, जहाँ भी जाते हो तो वो आप किसी भी परिवहन के माध्यम से जा सकते हैं। जैसे कार पे चले गए, बस पे चले गए या ट्रेन में चले गए। तो ऐसे आप दूसरे स्थान पर जाते हो और जब फिर वापस आ जाते हो तो क्या होता है, आपको बातचीत करनी होती है, उनकी याद आती है। तो आप उनसे बात कैसे करते हो, वो है संचार। संचार के माध्यम, संचार के माध्यम कौन से हैं, टेलीफोन है, पत्र लिखकर है। आजकल क्या है, आजकल तो मोबाइल्स में क्या है, आप वीडियो कॉल से बात कर लेते हो तो वो मिलने के जैसा हो जाता है, फ़ोन पर बात कर लेते हो। तो ऐसे ये जो है संचार। तो अब हमारा जो मानवीय पर्यावरण है, बस्तियां, परिवहन एवं संचार, ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो बच्चों, आपको ये समझ में आया, इसका हमने आपको ये जो भूमिका है इसमें आपको इस पाठ में क्या क्या आप पढ़ेंगे इसके बारे में हमने आपको समझाया। तो बच्चों, शुरू करते हैं हम अपना पाठ 7, मानवीय पर्यावरण, बस्तियां, परिवहन एवं संचार। अध्याय 1 में आप पढ़ चुके हैं कि प्रारंभिक मानव भोजन, वस्त्र एवं आवास के लिए पूर्ण रूप से प्रकृति पर निर्भर था, लेकिन समय के साथ उसने नए कौशल विकसित करके खाद्य पदार्थों का उत्पादन, घर बनाने, यातायात एवं संचार के बेहतर साधनों का विकास किया। इस प्रकार उसने अपने आवास के वातावरण को अपने अनुकूल बनाया। तो बच्चों, जो हमारा पाठ 1 था उसमें हमने आपको मानव का जो प्रारंभिक मानव है उसके बारे में हमने बताया था कि प्रारंभिक मानव भोजन, खाने के लिए, कपड़ों के लिए, रहने के लिए किस पर निर्भर था, प्रकृति पर। लेकिन उसने क्या किया, धीरे धीरे अपना विकास करना शुरू किया। तो उसने क्या किया, जैसे कृषि की, तो कृषि में उसने खाद्य पदार्थों का उत्पादन किया, घर बनाने सीखे।
तो ऐसे ही यातायात और संचार के साधनों का भी बहुत अच्छे से विकास किया। अब आप आगे देखेंगे, बस्तियां वे स्थान हैं जहां लोग अपने लिए घर बनाते हैं। प्रारंभिक मनुष्य वृक्षों एवं गुफाओं में निवास करते थे। जब उन्होंने फसलें उगाना आरंभ किया तो उनके लिए एक जगह स्थायी घर बनाना आवश्यक हो गया। बस्तियों का विकास नदी घाटियों के निकट हुआ, क्योंकि वहां पर्याप्त मात्रा में जल उपलब्ध था एवं भूमि उपजाऊ थी। व्यापार, वाणिज्य एवं विनिर्माण के विकास के साथ ही मानव बस्तियां बड़ी होती गई। नदी घाटी के निकट बस्ती पनपने लगी एवं सभ्यता का विकास हुआ। क्या आपको सिंधु, टिग्रिस, नील एवं हवांग ही नदियों के किनारे विकसित हुई सभ्यताओं के नाम याद हैं? तो बच्चों, जब मानव ने अपना विकास करना शुरू किया तो पहले क्या था? प्रारंभिक मनुष्य क्या रहता था? वृक्षों पर सो जाता था, गुफाओं में रह जाता था। ये मैंने आपको जब पाठ शुरू किया तो उसकी भूमिका में बताया था तो कि हजारों वर्ष पहले मानव कैसे रहता था। तो फिर धीरे धीरे उसने क्या किया? फसलें उगानी शुरू की। जब उसने फसलें उगाई तो उसको यह अनुभव हुआ कि उसको यह लगा कि अब मुझे अपने लिए घर बनाना चाहिए। तो उसने अपने लिए धीरे धीरे क्या किया? उसने अपने लिए घर बनाना शुरू किया, बस्तियों का विकास किया। और यह सब विकास वो नदी के किनारे करता था, क्योंकि नदी के किनारे उसको ये ऐसे लगता था कि यहाँ पर पानी है, आसानी से मेरा काम हो जाएगा। तो वहाँ पर वो कृषि भी कर लेता था, घर भी होता था, पानी सब कुछ उसको मिल जाता था। लेकिन जब धीरे धीरे क्या हुआ कि व्यापार का निर्माण हुआ, जैसे लोगों ने चीज़ें और बनानी सीखी। पहले तो जो मानव था वो सिर्फ कृषि पर निर्भर था, तो फिर धीरे धीरे उसने तरक्की शुरू करी। कृषि के अलावा उसने और सी चीज़ें करना शुरू किया, जैसे व्यापार किस चीज़ के व्यापार किए? उसने जैसे मटेरियल बनाना या इंस्ट्रूमेंट्स बहुत से बनाए। तो वो सब बनाने के लिए उसने अपना विकास शुरू किया और मानव की जो जगह है वो बढ़ती चली गई। पेड़ों को काटा गया, जंगलों में विकास। तो ऐसे मानव ने अपना विकास करने के लिए बहुत सी चीज़ों का निर्माण किया। तो इसी से नदी घाटी के निकट जो बस्तियां पनपी, वहाँ पर क्या हुआ? हमारी सभ्यता का विकास हुआ। तो अब हम आपको बताएंगे कि सिंधु, टिग्रिस, नील एवं हवांग ही नदियों के किनारे विकसित हुई सभ्यताएं कौन सी हैं। बस्तियां स्थायी या अस्थायी हो सकती हैं। जो कुछ बस्तियां कुछ समय के लिए बनाई जाती हैं उन्हें अस्थायी बस्तियां कहते हैं। बच्चों, बस्तियां स्थायी और अस्थायी कैसे हैं? जैसे कि कुछ लोग हैं जहाँ पर जलवायु अच्छी होती है, वहाँ पर काम करने के लिए चले जाते हैं, तो वहाँ पर वो अपने छोटे छोटे से घर बना लेते हैं। तो उन्हें हम क्या बोलते हैं? अस्थायी बस्तियाँ। तो आपको समझ में आ गया। स्थायी बस्तियाँ वो होती हैं जहाँ पर मानव हमेशा रहता है, उसको वो स्थायी बस्तियाँ कहते हैं। अब आपने कई बार देखा होगा, ये लोहार हैं या ये अपने रेड़ों पर अपना ही एक घर लेकर चलते रहते हैं। जहाँ उनको दिखता है कि ये अब हमें कुछ दिन यहाँ पर रहना चाहिए, तो वहाँ पर अपने उसी रेड़े पे उन्होंने अपने रहने का सारा बंदोबस्त किया होता है। तो वहाँ पर ही वो अपने छोटे छोटे टेंट लगाकर कुछ दिन व्यतीत करते हैं, फिर वो दूसरे शहर में चले जाते हैं। तो वो सब क्या होता है? वो अस्थायी बस्तियाँ होती हैं। घने जंगलों, गर्म एवं ठंडे रेगिस्तानों तथा पर्वतों के निवासी अक्सर अस्थायी बस्तियों में रहते हैं। वे आखेट, संग्रहण, स्थानांतरित कृषि एवं ऋतु प्रवास करते हैं। यद्यपि अधिकांश बस्तियां आज स्थायी बस्तियां हैं, इन बस्तियों में लोग रहने के लिए घर बनाते हैं। तो बच्चों, जो घने जंगल हैं, गर्म एवं ठंडे रेगिस्तान हैं,
अब जैसे क्या होता है कि पहाड़ों पर्वतों पर जब खूब बर्फ़ गिरती है, तो वो लोगों के घर जो ऊंचाई पर हैं, जब बर्फ़ गिरने का समय आता है तो वो लोग निचले इलाकों में आ जाते हैं और वहाँ पर कुछ समय रहते हैं, और फिर जब बर्फ़ पिघल जाती है तो फिर वो वापस अपनी जगह पर चले जाते हैं। तो ऐसे ही बहुत से लोग, रेगिस्तान वाले भी ऐसे ही करते हैं। तो ये जो हैं, ये सब क्या है, अस्थाई बस्तियों में आते हैं, या इसे हम ऋतु प्रवास भी कहते हैं, कि जब ऋतुओं में परिवर्तन होता है तो लोग अपने घरों में भी, घर का भी परिवर्तन करते रहते हैं। तो अब आपको पता है कि अधिकांश लोग, अब जैसे जो दिल्ली में रहते हैं, वो जिनके पक्के घर बने हुए हैं, तो वो लोग तो अपना घर छोड़कर अपने काम के लिए इधर उधर नहीं जाते हैं। पर वो जो पहाड़ों पर रहते हैं या ठंडे या गर्म रेगिस्तान में रहते हैं, तो उनके वहाँ का जब वातावरण परिवर्तन होता है तो वो अपने उस पर्यावरण से बचने के लिए निचले इलाकों में या दूसरे इलाकों में आ जाते हैं, जिससे कि वो अपने को सुरक्षित कर सकें। अब आपको इस पृष्ठ पर एक चित्र भी दिखाई दे रहा है, मानव बस्ती। तो मानव बस्ती ये क्या है कि नदी बह रही है, उसके किनारे घर बने हुए हैं, बोट बनी हुई हैं, तो वो सब आप देख रहे हैं। अब हम आएंगे अगले पृष्ठ पर। अगले पृष्ठ पर आप देखेंगे, अब हमने आपको एक बताया था ऋतु प्रवास। ऋतु प्रवास पिछले उसमें एक शब्द आया था। तो ऋतु प्रवास का क्या मतलब है? लोगों के मौसमी आवागमन को ऋतु प्रवास कहते हैं। जो लोग पशु पालते हैं वे मौसम में परिवर्तन के अनुसार नए चरागाहों की खोज में निकल जाते हैं। तो जो लोगों के मौसमी आवागमन को ऋतु प्रवास कहते हैं। जैसे जो लोग पशु पालते हैं वो मौसम के परिवर्तन के अनुसार नए चरागाहों की खोज में निकल जाते हैं। जैसे जब हरियाली जहाँ पर होती है, वो लोग वहाँ पर अपने पशुओं को लेकर चले जाते हैं। तो इसको मौसमी आवागमन को ही क्या कहते हैं? जब ऋतुएं बदलती रहती हैं और मौसम में परिवर्तन होता रहता है, तो इसको हम ऋतु प्रवास कहते हैं। आइए अब हम ये पृष्ठ शुरू करते हैं। मैरी का जन्मदिन था। केक काटने के लिए वह अपने मित्रों के साथ गुरप्रीत की प्रतीक्षा कर रही थी। आखिरकार थकी, खांसती और हाँफती हुई गुरप्रीत पहुंची। उसने बताया कि अत्यधिक यातायात जाम था। मैरी की मां मिसेस थॉमस ने गुरप्रीत की पीठ थपथपाकर गहरी सांस भरी। ओहो, हमारे शहर में बहुत प्रदूषण है। प्रसाद हाल ही में गांव से आया था। उसने पूछा, शहरों में इतना प्रदूषण तथा यातायात जाम क्यों होता है? शहरों में बढ़ती आबादी के कारण दिन प्रतिदिन वाहनों की संख्या बढ़ती जा रही है। मैरी के पिता मिस्टर थॉमस ने कहा। मैरी ने पूछा, तब लोग शहर क्यों आते हैं? उसकी मां ने उत्तर दिया, वे यहाँ नौकरी, बेहतर शिक्षा एवं चिकित्सीय सुविधा के तलाश में आते हैं। मैरी ने फिर पूछा, यदि इतनी संख्या में लोग शहर में आते रहेंगे तो ये सारे लोग यहाँ कहाँ रहेंगे? मिस्टर थॉमस ने कहा, यही कारण है कि अत्यधिक संख्या में गंदी बस्तियां एवं अवैध कब्जे वाली बस्तियां दिखाई देती हैं, जहां लोग भीड़ भाड़ एवं अस्वस्थकारी परिस्थितियों में रहते हैं। शहरों में जल एवं विद्युत की कमी एक सामान्य समस्या है। प्रसाद ने कहा, हमारे गांव में बड़े सिनेमा घर, अच्छी सुविधाओं वाले स्कूल एवं अच्छे अस्पताल नहीं हैं, लेकिन हमारे यहाँ बहुत सारी खुली भूमि एवं सांस लेने के लिए ताजी हवा मिलती है। तो बच्चों, इसमें अब इस पृष्ठ पर क्या बताया गया है? मैरी का जन्मदिन था, तो वो क्या कर रही थी? तो वो अपने मित्रों की इंतज़ार कर रही थी कि वो आए और वो केक काटे। तो जो उसकी मित्र थी गुरप्रीत, वो वहाँ पर आई। वो बहुत थकी हुई थी और खांस रही थी, हाँफ रही थी। तो उसने बताया कि रास्ते में जो था यातायात बहुत ज़्यादा था,
जिससे क्या था कि जाम लगा हुआ था। तो जो मैरी की माँ थी मिसेस थॉमस, उन्होंने क्या किया, उन्होंने गुरप्रीत की पीठ को थपथपाया और तेज सांस ली। उसके बाद उन्होंने कहा कि हमारे शहर में प्रदूषण की समस्या है, जिससे कि क्या है कि खांसी आ रही है आपको, तो ये एक प्रदूषण की समस्या के कारण हो रहा है। तो उसने कहा कि प्रशांत थोड़े दिन पहले ही गांव से आया था, तो उसने पूछा कि शहरों में इतना प्रदूषण क्यों है। तो और यातायात जो है क्यों जाम होता है। तो ये सब कारण किसके कारण है, तो ये सब जो कारण है शहरों में बढ़ती हुई जनसंख्या, जिसके कारण कि क्या है, तो ये सब इस वजह से है कि लोग जो है गांवों को छोड़कर शहरों में आ रहे हैं और शहरों की जनसंख्या बढ़ रही है। और जो भी लोग आते हैं फिर वो परिवहन के साधनों का इस्तेमाल करते हैं। जैसे एक घर में आपने देखा होगा कि दो दो गाड़ियाँ, स्कूटी, बाइक, ये सब होता है। तो जितने लोग हैं आज के समय में उतने ही परिवहन के साधन उनके पास हैं, जिससे कि प्रदूषण की समस्या बढ़ रही है। तो बच्चों, मैरी की पिता मिस्टर थॉमस ने कहा कि लोग शहर इसलिए आते हैं क्योंकि यहाँ पर नौकरी है, बेहतर शिक्षा है, चिकित्सा है। तो इसकी तलाश में जो लोग हैं वो गांव छोड़कर शहरों की तरफ आते हैं। और शहरों में क्या होता है कि फिर प्रदूषण की समस्या, और लोग हैं गलत जगहों पर अपने घर बना लेते हैं और वहाँ पर रहना शुरू कर लेते हैं, जिसको क्या है, अवैध कब्जे वाली बस्तियां कहा जाता है। और फिर वहाँ पर भीड़ भाड़ होती है और परिस्थितियां जो हैं वो सामान्य से हट जाती हैं। तो प्रसाद ने कहा हमारे गांव में बड़े सिनेमा घर, अच्छी सुविधा वाले स्कूल और अच्छे अस्पताल नहीं हैं, जो कि शहरों में हैं। गांव में इन सब चीज़ों की कमी है, इसीलिए लोग शहर में आते हैं। पर हमारे गांव में क्या है, हमारे गांव में सांस लेने के लिए अच्छी ताज़ी हवा है, और जो कि हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। आगे उसने बताया जब मेरे दादाजी बीमार थे तो उनको शहर के अस्पताल लाना पड़ा। तो बच्चों, आप ये एक चित्र देख रहे हो, इसमें सघन बस्ती दिखाई गई है। ये सघन बस्ती में आप देख रहे हो कितनी खाली जगह, सब जगह आपको घर ही घर दिखाई दे रहे हैं। और दूसरे चित्र में आप क्या देख रहे हो कि एक चित्र है, पहाड़ दिख रहे हैं, मैदान दिख रहे हैं और दूरी दूरी पे घर बने हुए हैं। कितना अच्छा आपको चित्र ये दिखाई दे रहा है। ये क्या है, ये प्रकीर्ण बस्ती है। सघन बस्ती और प्रकीर्ण बस्ती के बच्चों आपने चित्र देखे हैं तो आपको इससे समझ में आ जाएगा। तो हम आगे पढ़ते हैं। ऊपर दिए गए संवाद से बस्तियों की दो विभिन्न चित्रण हमारे सामने आते हैं। ग्रामीण एवं शहरी बस्तियां। गांव ग्रामीण बस्ती होती है जहां लोग कृषि, मत्स्य पालन, वानिकी, दस्तकारी एवं पशुपालन संबंधी कार्य करते हैं। तो बच्चों, आपने अब दो जनों की बातें सुनी, एक तो शहर में रहने वालों की, एक गांव में रहने वालों की। तो अब उन्होंने क्या बताया कि जो ग्रामीण बस्ती होती है वहाँ पर कौन से काम होते हैं। वहाँ पर कृषि का काम होता है, मछली पालन होता है, हाथ से लोग जैसे कढ़ाई वगैरह और कालीन वगैरह ये सब काम वहाँ पर गांव में होते हैं। पशुपालन संबंधी कार्य होते हैं। और इसके विपरीत सघन बस्तियों में घर पास पास बने होते हैं। और क्या होता है, प्रकीर्ण बस्तियों में लोगों के घर दूर दूर होते हैं। आप देख रहे हो दोनों चित्रों में, मैं आपको ये साथ साथ पढ़ रही हूँ तो आप ये चित्र ध्यान में रखेंगे तो आपको बच्चों अच्छे से ये बात समझ में आ जाएगी। तो ये कि प्रकीर्ण बस्ती और आप सघन बस्ती के चित्रों से अब आपको ये हम समझा रहे हैं कि जो प्रकीर्ण बस्ती में लोगों के घर दूर दूर हैं और बड़े क्षेत्र में फैले हुए हैं, इस प्रकार की बस्तियां मुख्यतः कहाँ पर होती हैं, पहाड़ी क्षेत्रों में, घने जंगल एवं अति विषम जलवायु वाले क्षेत्रों में
पाई जाती हैं। जैसे पहाड़ों पर ये होता है, और जो ठंडे प्रदेश होते हैं वहाँ पर ये प्रकीर्ण बस्ती पाई जाती हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में लोग अपने पर्यावरण के अनुकूल घर बनाते हैं। अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में ढाल वाली छत बनाते हैं। तो बच्चों, ग्रामीण क्षेत्रों में जैसे जो गांव है वहाँ पर लोग अपने पर्यावरण के अनुसार घर बनाते हैं। जैसे जहाँ पर बहुत गर्मी होती है वहाँ पर वो गोबर की लिपाई करके अपने अंदर की दीवारों को ठंडा करते हैं, और जहाँ पर बहुत वर्षा होती है वहाँ पर वो ढाल वाली छत बनाते हैं, जिससे कि पानी छतों पर रुकता नहीं है और नीचे निकल जाता है। जिन स्थानों में वर्षा के समय जल का जमाव होता है वहाँ ऊंचे प्लेटफॉर्म अथवा स्टिल्ट पर घर बनाए जाते हैं। अब आप स्टिल्ट पर घर, मकान, ये आपको एक चित्र दिखाई दे रहा है कि कैसे नीचे डंडे लगाकर बांस के ऐसे और ऊपर पक्के घर बनाए गए हैं, ताकि जब यहाँ पर बारिश ज़्यादा होती है तो यहाँ पर पानी जो है वो घरों के अंदर नहीं जाता है। तो ये ऊंचे प्लेटफॉर्म भी हो गए, और यहाँ पर जल का जमाव होगा तो इन घरों पर असर नहीं होगा, पानी बह जाएगा। तो आगे आप देखिए, गर्म जलवायु वाले क्षेत्रों में मिट्टी की मोटी दीवार वाले घर पाए जाते हैं, जिनकी छतें फूस की बनी होती हैं। स्थानीय सामग्री जैसे पत्थर, पंख, चिकनी मिट्टी, तृण आदि का उपयोग घर बनाने में किया जाता है। नगरीय बस्तियां में नगर छोटी एवं शहर उनसे बड़ी बस्तियां होती हैं। नगरीय क्षेत्रों में लोग निर्माण, व्यापार एवं सेवा क्षेत्रों में कार्यरत होते हैं। अपने राज्यों के कुछ गांवों, नगरों एवं शहरों के नाम लिखिए। तो बच्चों, जहाँ पर गर्म जलवायु होती है जैसे रेगिस्तान है, वहाँ पर क्या है कि वहाँ पर मिट्टी की मोटी दीवार वाले घर मिलते हैं, जिनकी छतें किससे बनी होती हैं? फूस से। और वहाँ पर क्या है? स्थानीय सामग्री जैसे पत्थर और पंख और चिकनी मिट्टी, इन आदि का उपयोग करके क्या है, गर्म जलवायु में घर बनाए जाते हैं। जबकि नगरों में घर जो हैं वो, या शहरों में, वहाँ पर क्या है, बड़ी बड़ी इमारतें होती हैं, बिल्डिंग होती है, क्योंकि वहाँ के लोगों का जो जैसे व्यापार है या दफ्तरों में जो काम करते हैं, तो वे सब अपने घरों को अच्छी दीवारों से, अच्छे पत्थरों से बनाते हैं। तो आपको ऐसे ही कुछ राज्यों और कुछ गांवों के और शहरों के नाम लिखने हैं जहाँ पर नगरीय बस्तियाँ या ऐसे बनी हुई हैं। आपको उन शहरों, राज्यों के, गांवों और शहरों के नाम लिखने हैं। तो बच्चों, ये हमने आपको बस्तियों के बारे में बताया था। अब हम आगे किस पर आएंगे? अब हम आएंगे आगे परिवहन पर। तो परिवहन, आपने हमारा ये जो पाठ था, हमने आपको शुरू में ही इस पाठ का बताया था कि इस पाठ में आप क्या पढ़ रहे हैं। इस पाठ में हम आपको मानवीय पर्यावरण के बारे में बताएंगे। तो मानवीय पर्यावरण में आपने सबसे पहले क्या पढ़ा है? मानवीय पर्यावरण में आपने सबसे पहले बस्तियों के बारे में हमने आपको समझाया कि बस्तियां किस तरह की होती हैं, और बस्तियों और शहरों और गांवों में जो बस्तियां बनी होती हैं उनके बारे में हमने आपको बताया। और जहां पर वर्षा अधिक होती है वहां पर हमने आपको बताया। अब हम आगे बढ़ेंगे परिवहन पर। तो परिवहन लोगों एवं सामान के आवागमन के साधन होते हैं। पुराने समय में अधिक दूरी की यात्रा करने में अत्यधिक समय लगता था। उस समय लोग पैदल चलते थे एवं अपने सामान को ढोने के लिए पशुओं का उपयोग करते थे। पहिए की खोज से परिवहन आसान हो गया। समय के साथ परिवहन के विभिन्न साधनों का विकास होता गया, लेकिन आज भी लोग परिवहन के लिए पशुओं का उपयोग करते हैं।
ये आपको चित्र 7.5 में दिखाया जा रहा है, यातायात के साधन के रूप में घोड़ा गाड़ी। तो ये आप देख रहे हैं। तो बच्चों, परिवहन परिवहन क्या है? परिवहन वह है, जैसे अब आपको एक शहर से दूसरे शहर पर जाना है, शहर में जाना है, तो आप क्या करेंगे? आप बस के द्वारा जाएंगे, रेलगाड़ी से जाएंगे, कार से, स्कूटर से। अगर कम समय है, कम दूरी पर आपने कहीं जाना है, तो आप स्कूटर का इस्तेमाल कर सकते हैं, रिक्शा का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये सब हमारे किसके साधन हैं? ये सब हमारे परिवहन के साधन हैं। तो बहुत, जब हज़ारों साल पहले मानव आया था, तो वो क्या करता था? वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए पैदल ही यात्रा करता था। फिर धीरे धीरे उसने पशुओं का इस्तेमाल करना शुरू किया, और वह पशुओं पर बैठकर जाता था या उस पर अपना सामान रख लेता था। ऐसे जो है मानव एक जगह से दूसरे जगह पर जाता था। फिर धीरे धीरे जब पहिए की खोज हुई, तो पहिए की खोज होने पर हमारे जो परिवहन के साधन हैं उनका विकास हो गया। लेकिन आज भी लोग, आपने देखा होगा, पशुओं का उपयोग करते हैं। चित्र में आपको दिखा रहे हैं यातायात के साधन के रूप में घोड़ा गाड़ी। तो हमारे देश में सामान्यतः गधे, खच्चर, बैल एवं ऊंट का उपयोग किया जाता है। दक्षिण अफ्रीका के एंडीज पर्वत के क्षेत्र में लामा का उपयोग उसी तरह होता है जैसे तिब्बत में याक का उपयोग होता है। प्रारंभ में अन्य देशों के व्यापारियों को भारत पहुंचने में अनेक महीने लग जाते थे। वे समुद्री मार्ग से या थलीय मार्ग से आते थे। हवाई यात्रा ने परिवहन को द्रुत बना दिया है। आज भारत से यूरोप की यात्रा करने में केवल 6 से 8 घंटे का समय लगता है। इस प्रकार परिवहन के आधुनिक साधन समय एवं ऊर्जा की बचत होती है। तो बच्चों, हमारे यहाँ पर क्या है, सामान्यतः कौन से पशुओं का इस्तेमाल करते हैं परिवहन में? गधे का, खच्चर का, बैल का, ऊंट का। तो इन पर क्या है कि इनके पीछे गाड़ी बना दी जाती है, जिसमें कि आप सामान को ढोकर ले जाते हैं। और ऊंट है, ऊंट पर आप कितना ही सामान लाद दो, तो ऊंट एक दूसरी जगह से दूसरी जगह चला जाता है। ऐसे ही दक्षिण अफ्रीका में एंडीज पर्वत में भी इन सब चीज़ों का उपयोग किया जाता है। तिब्बत में याक का उपयोग होता है। प्रारंभ में एक देश से दूसरे देश में सामान को पहुंचाने के लिए महीनों लग जाते थे। वे समुद्र के रास्ते या थलीय मार्ग से आते थे। लेकिन आज, पहले क्या था कि समुद्र में आप नावों में या स्टीमर में सामान रख के एक दूसरे समुद्र के रास्ते एक दूसरे जगह पर सामान दूसरे देश में जाता था। लेकिन वही आज क्या है कि हवाई यात्रा से सामान बहुत जल्दी एक देश से दूसरे देश में, आज भारत से यूरोप की यात्रा करने में आपको 6 से 8 घंटे का समय लगता है। और इससे क्या है, समय की बचत होती है और ऊर्जा की बचत होती है। अब देखो, बहुत सी चीज़ें हमें अगर जल्दी चाहिए तो एक दिन में एक देश से दूसरे देश में पहुंच जाती हैं। पहले इन चीज़ों को भेजने में बहुत महीनों का, हफ्तों का समय लग जाता था। तो बच्चों, आपको ये समझ में आया परिवहन। अब आगे देखिए, परिवहन के 4 मुख्य साधन कौन से हैं? हमारे परिवहन के मुख्य साधन हैं 4: सड़क मार्ग, रेल मार्ग, जल मार्ग एवं वायु मार्ग। अब हम आपको इनके बारे में विस्तार से समझाएंगे। आप देखिए, इसके साइड में कॉलम में क्या लिखा है? भारत में अनेक राष्ट्रीय एवं राज्य राजमार्ग हैं। भारत में एक्सप्रेस वे का निर्माण नवीनतम है। स्वर्ण चतुर्भुजीय महामार्ग दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को जोड़ता है। तो भारत में क्या है, बहुत से एक्सप्रेस वे बनाए गए हैं और इनमें क्या है, सबसे ज़्यादा 4 हैं। वो क्या हैं?
महामार्ग दिल्ली से मुंबई और चेन्नई से कलकत्ता को जोड़ते हैं। तो आओ अब हम बच्चों आपको परिवहन के जो ये हमारे 4 साधन हैं इनके बारे में विस्तार से पढ़ाएंगे। पहला है सड़क मार्ग। कम दूरी यातायात के सबसे अधिक उपयोग किए जाने वाले मार्ग सड़क हैं। सड़कें पक्की एवं कच्ची हो सकती हैं। ये आपको चित्र 7.6 और 7.7 में दिखाया गया है। कच्ची सड़क और पक्की सड़क के बारे में आप देख रहे हैं। मैदानी क्षेत्रों में सड़कों का घना जाल बिछा है। मरुस्थलों, वनों एवं ऊंचे पर्वत जैसे स्थानों पर भी सड़कें बनी हुई हैं। हिमालय पर्वत पर मनाली लेह राजमार्ग विश्व के सबसे ऊंचे सड़क मार्गों में से एक है। भूमिगत सड़कों को भूमिगत मार्ग सबवे कहते हैं। फ्लाईओवर उचित संरचनाओं के ऊपर बनाए जाते हैं। तो बच्चों क्या है, हमारे यहाँ पर पक्की सड़कें भी बहुत हैं और कच्ची सड़कें हैं। फिर उसके बाद आपको बताया है इसमें कि भूमिगत सड़कें जो हैं और सबवे हैं जो कि फ्लाईओवर हैं, ये सब जो हैं हमारे यहाँ पर बने हुए हैं। और हमारा जो सबसे ऊंचा सड़क मार्ग है वो क्या है, हिमालय पर्वत पर मनाली लेह क्या है, सबसे ऊंचा सड़क मार्ग है जो कि हिमालय पर्वत पर है। और भूमिगत सड़कों को क्या कहते हैं, भूमिगत मार्ग क्या कहलाते हैं, सबवे कहलाते हैं। और आपने यहाँ पर दिल्ली में भी देखा होगा ये फ्लाईओवर जो बने हुए हैं। बहुत से शहरों में आपने फ्लाईओवर अब देख रहे हो बन रहे हैं, नीचे शहर हैं, शहरों के ऊपर से ही आप निकल जाते हो। तो ये बहुत से शहरों में फ्लाईओवर का निर्माण हो रहा है, जिससे कि क्या होता है, यातायात जो आज के समय में यातायात बढ़ रहा है उसके लिए शहरों में जो लोग रह रहे हैं उनको इस चीज़ की दिक्कत ना आए, तो वो फ्लाईओवर का सबवे का इस तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं कि जिससे यातायात आसानी से चलता रहे। अब आगे है हमारा रेल मार्ग। रेल मार्ग के द्वारा तीव्रता से एवं कम खर्च से लोगों का आवागमन एवं भारी सामान को ढोने का कार्य होता है। वाष्प इंजन की खोज एवं औद्योगिक क्रांति ने रेल परिवहन के तीव्र विकास में सहायता प्रदान की। डीजल एवं विद्युत इंजनों ने व्यापक रूप से वाष्प इंजनों का स्थान ले लिया। सुपरफास्ट रेलगाड़ियों से परिवहन की गति और तीव्र हो गई। मैदानी भागों में रेल मार्गों का जाल व्यापक रूप से फैला है। उन्नत प्रौद्योगिकी कौशल से दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों में भी रेल मार्ग बनाना संभव हो गया है, लेकिन इनकी संख्या काफ़ी कम है। भारतीय रेल मार्गों का जाल भली भांति विकसित है। यह एशिया में सबसे बड़ा है। तो बच्चों पहले आपने सड़क मार्ग के बारे में पढ़ा, अब आप पढ़ रहे हैं रेल मार्ग। रेल मार्ग क्या है, रेल मार्ग में भी आप कम समय में एक शहर से दूसरे शहर पर जाते हैं। और क्या है कि कम खर्च में। पहले क्या था, हमारे यहाँ जो रेलगाड़ियाँ थी उनके इंजन को कोयले की मदद से चलाया जाता था। तो रेलगाड़ियाँ कोयले से वाष्प इंजन की खोज से चलती थी। और ये क्या था, रेल परिवहन के लिए एक बहुत ही विकास की बात थी कि एक जगह से दूसरी जगह जाना आसान था, सामान को भेजना आसान था। मालगाड़ियों में सामान जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जाता था। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, कोयले वाले इंजन के स्थान किसने ले लिया, डीजल और विद्युत इंजन ने। तो इससे क्या हुआ कि जो हमारे रेलगाड़ियां हैं वो और सुपरफास्ट बन गई और बहुत ही तेज़ गति से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने लगी। अब क्या है कि मैदानी इलाकों में तो इनका एक बहुत बड़ा जाल फैला हुआ है। अब क्या है कि धीरे धीरे जो है तरक्की हो रही है इसमें भी। और क्या कर रहे हैं, जो
दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र है वहाँ पर भी रेल की पटरियों को बिछाया जा रहा है ताकि वहाँ पर भी रेल यात्रा को संभव किया जा सके और इसका भी एक अच्छा विकास हो सके। हमारे एशिया में जो है वो सबसे बड़ा ये रेल मार्ग है। अब आप एक इसमें देख रहे हैं, जायंजिंग से लहासा के बीच चलने वाली रेलगाड़ी समुद्र तल से 4000 मीटर की ऊंचाई पर चलती है, जिसका सबसे ऊंचा बिंदु समुद्र तल से 5072 मीटर है। तो बच्चों, आपने ये देखा कि ये रेलगाड़ी कितनी ऊंचाई पर चल रही है और समुद्र तल से इसकी कितनी मीटर पर है, 5072 मीटर पर। अब हम आगे बढ़ेंगे। अब आप देख रहे हैं इसमें एक और आया है, क्या आप जानते हैं ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग विश्व में सबसे लंबा रेल मार्ग है, जो पश्चिमी रूस में सेंट पीटर्सबर्ग से प्रशांत महासागरीय तट पर स्थित व्लादिवोस्टोक तक जाता है। अब ये आप देख रहे हैं ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। इस चित्र में आपको सारा दिखाया गया है कि वो कैसे जा रहा है और ये हमारे विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग है। अब हमारा तीसरा क्या था, हमारे 4 हैं ये परिवहन के, तो ये हमारा तीसरा है जल मार्ग। आप पहले पढ़ चुके हैं कि प्रारंभिक समय में परिवहन के लिए जल मार्ग का उपयोग किया जाता था। अधिक दूरी में भारी एवं बड़े आकार वाले सामानों को ढोने के लिए जल मार्ग सबसे सस्ता साधन होता है। ये मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, अंतर्देशीय जल मार्ग एवं समुद्री मार्ग। तो क्या है कि हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि प्रारंभिक समय जो हमारा था उसमें परिवहन के लिए जल मार्ग का ही इस्तेमाल किया जाता था। जल मार्ग के द्वारा ही एक स्थान से दूसरे स्थान पर सामान को, लोगों को जाया जाते थे। तो अब क्या है, ये हमारे 2 प्रकार के हैं, अंतर्देशीय जल मार्ग और समुद्री जल मार्ग। आपको ये चित्र दिख रहा है, आप इस चित्र में देखिए अंतर्देशीय जल मार्ग। नाव्य नदियों एवं झीलों का उपयोग अंतर्देशीय जल मार्ग के लिए होता है। कुछ महत्वपूर्ण अंतर्देशीय जल मार्ग हैं, गंगा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, उत्तरी अमेरिका में ग्रेट लेक एवं अफ्रीका में नील नदी। तो जो हमारे अंतर्देशीय जल मार्ग हैं वो कौन से हैं, गंगा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, उत्तरी अमेरिका में ग्रेट लेक एवं अफ्रीका में नील नदी। आगे है समुद्री एवं महासागरीय मार्गों का उपयोग सामान्यतः व्यापारिक मॉल एवं सामान को एक देश से दूसरे देश में पहुंचाने के लिए करते हैं। ये मार्ग पतनों से जुड़े होते हैं। विश्व के कुछ महत्वपूर्ण पतन हैं, एशिया में सिंगापुर एवं मुंबई, उत्तर अमेरिका में न्यूयॉर्क एवं लॉस एंजलिस, दक्षिण अमेरिका में रियो डी जेनेरियो, अफ्रीका में डरबन एवं केप टाउन, ऑस्ट्रेलिया में सिडनी, यूरोप में लंदन। क्या आप विश्व के कुछ और पतनों के नाम भी बता सकते हैं? तो बच्चों, क्या है, समुद्री एवं महासागरीय मार्गों का उपयोग किसके लिए किया जाता है? व्यापारिक माल, जैसे कुछ कच्चा माल है जो हमारे देश से दूसरे देश मंगाते हैं और कुछ ऐसा सामान है जो बाहर के देशों से हमारे देश में आता है, तो ये सब पहुंचाने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? ये सब के लिए समुद्री मार्ग का इस्तेमाल किया जाता है।
तो ये जो हमारे मार्ग हैं ये पतनों से जुड़े हैं, और हमारे विश्व के कुछ जो प्रमुख महत्वपूर्ण पतन हैं उनके नाम आपको हमने बताए। एशिया में सिंगापुर एवं मुंबई, उत्तर अमेरिका में कौन सा है, न्यूयॉर्क एवं लॉस एंजलिस। ये आपके बच्चों प्रश्न जो हैं जब आपके पेपर होते हैं तो उसमें भी आपसे ये प्रश्न किए जा सकते हैं कि आप विश्व के कुछ महत्वपूर्ण पत्तनों के नाम बताओ। तो आपको उसमें इनका नाम लिखना है कि अफ्रीका में डरबन एवं केप टाउन, ऑस्ट्रेलिया में सिडनी, यूरोप में लंदन, ये सब हमारे पतन हैं। ऐसे ही आपको और भी कुछ पता हो तो आपने विश्व के कुछ और पत्तनों के नाम भी आप बता सकते हैं। अब आगे देखिए, अब आगे हमारा चौथा है वायु मार्ग। 20वीं सदी के आरंभ में विकसित यह परिवहन का सबसे तीव्र मार्ग है। ईंधन की लागत अधिक होने के कारण यह सर्वाधिक महंगा साधन है। वायु यातायात खराब मौसम जैसे कोहरे एवं तूफान से कुप्रभावित होता है। यह यातायात का अकेला साधन है जो सर्वाधिक दुर्गम एवं दुर्गम स्थानों तक पहुंच सकता है, विशेष रूप से जहां सड़क एवं रेल मार्ग नहीं है। हेलीकॉप्टर अगम्य साधनों एवं संकटकालीन स्थितियों में लोगों को बचाने एवं भोजन, जल, कपड़े एवं दवाइयां बांटने उपयोगी साधन है। कुछ महत्वपूर्ण हवाई पतन हैं: दिल्ली, मुंबई, न्यूयॉर्क, लंदन, पेरिस, फ्रैंकफर्ट एवं काहिरा। तो बच्चों जो वायु मार्ग है वो क्या है, 20वीं सदी के आरंभ में विकसित होने वाला सबसे तीव्र मार्ग है। ये क्या है कि इसमें जो ईंधन की खपत होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, इसीलिए ये एक महंगा साधन है। महंगा साधन होने के साथ साथ जब हमारा मौसम ख़राब होता है तो क्या है, तब हम इसका इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो यह यातायात का ऐसा ही एक अकेला साधन है जो कि बहुत ही, जैसे आपने देखा है वायु मार्ग से आप कितनी दूर दूर देशों में जा सकते हैं और बहुत कम समय में। जहाँ पर रेल मार्ग नहीं है, सड़क मार्ग नहीं है, वहाँ पर आप वायु मार्ग के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकते हैं। और दूसरा जो हमारा हेलीकॉप्टर है, आपने देखा है कि जब बाढ़ आती है, तूफान आता है तो कुछ प्रदेशों की हालत कितनी ख़राब हो जाती है, तो वहाँ पर हेलीकॉप्टर की मदद से उस जगहों पर लोगों को बचाने के लिए, रेस्क्यू करने के लिए हेलीकॉप्टर की मदद ली जाती है। वहाँ पर खाना पहुँचाने के लिए हेलीकॉप्टर के द्वारा वहाँ के लोगों को खाना दिया जाता है। तो ये जो है हमारे संकट में बहुत ही उपयोगी कौन सा साधन है, ये हेलीकॉप्टर। इसकी मदद से हम जहाँ पर बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है या तूफान आदि से क्षेत्रों में हालत ख़राब हो जाती है, तो वहाँ पर आपने देखा होगा टीवी पर कि कैसे हेलीकॉप्टर की मदद से उन लोगों को भोजन, जल, कपड़े और दवाइयाँ बांटी जाती हैं। तो हमारे जो हवाई पतन हैं महत्वपूर्ण, वो कौन कौन से हैं, वो हैं दिल्ली का, मुंबई का, लंदन का, न्यूयॉर्क का, पेरिस का और फ्रैंकफर्ट एवं काहिरा का। तो बच्चों ये हमारे महत्वपूर्ण हवाई पतन हैं। अब हमारा लास्ट में क्या बचा, संचार। संचार दूसरों के पास तक सूचना पहुंचाने की प्रक्रिया है। तो संचार क्या है, दूसरों तक सूचना। तकनीकी विकास के साथ मानव ने संचार के नए एवं तीव्र साधनों को विकसित कर लिया है। चित्र 7.10 संचार तंत्र के विकास का वर्णन है। संचार के क्षेत्र में विकास से विश्व में सूचना क्रांति आई है। सूचना प्रदान करने के लिए, शिक्षा तथा मनोरंजन के लिए संचार के विभिन्न साधनों का उपयोग होता है। समाचार पत्रों, रेडियो एवं टेलीविज़न के द्वारा हम बड़ी संख्या में लोगों के साथ संचार कर सकते हैं, इसीलिए इनको जनसंपर्क माध्यम कहते हैं। सैटेलाइट से संचार में तीव्रता आई है। तेल की खोज
वनों का सर्वेक्षण, भूमिगत जल, खनिज संपदा, मौसम पूर्वानुमान एवं आपदा पूर्व चेतावनी आदि में सैटेलाइट सहायक होते हैं। अब हम इंटरनेट के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक मेल या ईमेल भेज सकते हैं। आज सेलुलर फ़ोन के द्वारा बेतार टेलीफोन संचार अत्यधिक लोकप्रिय हो चुका है। इंटरनेट के माध्यम से विश्व भर में केवल सूचना एवं परस्पर समीपता है नहीं मिलती, अपितु इनसे हमारे जीवन अधिक सुखमय भी बन गया है। अब हम घर बैठे ही रेल, हवाई जहाज एवं सिनेमा या होटल तक के लिए टिकट आरक्षित करवा सकते हैं। संपूर्ण विश्व में इस प्रकार लोगों एवं सेवाओं तथा संस्थाओं के बीच तीव्र गति से आपसी संपर्क संभव होने के कारण आज हम एक वृद्ध विश्व समाज के रूप में विकसित हो रहे हैं। तो बच्चों, ये क्या है? संचार के माध्यम। पहले समय में क्या होता था कि आप पत्रों के द्वारा जैसे आपकी नानी दूर रहती है तो आप चिट्ठी लिखते थे। वो चिट्ठी उनको वहाँ पर 3-4 दिनों बाद, 5 दिनों बाद ऐसे मिलती थी। अब आज के समय में क्या है, आप फ़ोन उठाते हो, फ़ोन मिलाते हो और फटाफट फिर उनसे बात कर लेते हो। और अब तो हमारे देश ने इतना विकास कर लिया है कि जैसे इंटरनेट है, आप वीडियो कॉल पर उनको देख सकते हो, उनसे बात कर सकते हो। तो हमारे जो जनसंपर्क के माध्यम हैं वो इससे क्या है, हम आज के समय में बढ़ते जा रहे हैं। संचार के क्षेत्र में विकास होने से क्या हुआ, विश्व में सूचना की क्रांति आई। सूचना प्रदान करने के लिए क्या किया हमने, शिक्षा, मनोरंजन के संचार में विभिन्न साधनों का उपयोग हुआ। जैसे समाचार पत्र बन गए, रेडियो और टेलीविज़न से क्या है, हमने बड़ी संख्या में लोगों के साथ क्या किया, बातचीत हुई। इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, हम इसको जनसंपर्क माध्यम कहते हैं। और फिर जब जैसे सैटेलाइट की मदद से क्या हुआ, तेल की खोज, वनों का सर्वेक्षण, भूमिगत जल, इन सब की जो जैसे मौसम के पूर्वानुमान और बहुत सी जैसी आपदाएं हैं, उनका हम सब ने क्या किया, सैटेलाइट की मदद से हमने चेतावनी आ जाती है कि इस क्षेत्र में भारी बारिश होने की संभावना है। ये सब एक सैटेलाइट की मदद से ही होता है कि आपको पता लग जाता है इस क्षेत्र में बहुत तेज़ तूफान आने वाला है, उसकी तीव्रता इतनी है, तो वहाँ पर लोगों को आरक्षित कर लिया जाता है। तो ये सब जो है हमारा संचार के माध्यम से ही संभव हुआ है। और अब जैसे इंटरनेट के माध्यम से क्या हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक मेल, आप एक मेल भेजते हो तो कुछ सेकंडों में वो दूसरे के पास पहुंच जाती है। इसके अलावा आज के समय में आप देखिए, बच्चे आपदा जो एक हमारे यहाँ पर एक बीमारी आई है, उस बीमारी में आप देख रहे हैं कि बच्चे सब अपने घर में बैठकर शिक्षा ले रहे हैं। ऑनलाइन शिक्षा जिसको आप समझ रहे हैं, आज के समय में पिछले वर्ष से सब बच्चों को ऑनलाइन शिक्षा मिल रही है। वो सब किसकी मदद है, वो हमारे संचार की मदद है। जैसे कि अब आप टीचर्स हैं, वो भी आज के समय में स्कूल नहीं जा सकते, बच्चे नहीं जा सकते हैं, तो घर बैठे ही शिक्षक अपने बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं। और दूसरी बात, जैसे कि हमारा जो जीवन में आपको कहीं दूर जाना है तो आप घर बैठे ही अपने फ़ोन से रेल की टिकट, हवाई जहाज़ की, सिनेमा की, सब तरह की टिकटों को बुक कर सकते हैं और एक दूसरे से आसानी से बात कर सकते हैं। तो ये एक हमारे विश्व समाज में जो है संचार के माध्यम से हमने बहुत ही तरक्की पाई है, हम एक दूसरे के नज़दीक आ गए हैं। तो हमारे संचार के माध्यमों का विकास बहुत अच्छे से हुआ है, जिससे हम एक दूसरे देश में भी बैठे व्यक्ति से आराम से बात कर सकते हैं। तो बच्चों, अब आप देखो विश्व में क्या है, ये अगले पृष्ठ पर है, विश्व के प्रमुख समुद्र और हवाई
पतन। तो आप इस चित्र में देखेंगे विश्व के प्रमुख समुद्र और हवाई पतन। इस चित्र में आपको सारा अच्छे से बताया गया है। अब बच्चों, ये हमारा पाठ यहीं पर समाप्त होता है। आगे है हमारा अभ्यास। तो अब हम इसका अभ्यास करेंगे। निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्नों के उत्तर दीजिए। परिवहन के 4 प्रमुख साधन कौन से हैं? परिवहन के 4 साधन हैं, इस प्रकार हैं: सड़क मार्ग, रेल मार्ग, जल मार्ग और वायु मार्ग। आगे है बच्चों हमारा प्रश्न, निपटान शब्द से आप क्या समझते हैं? बस्तियां वे स्थान हैं जहां मानव ने अपने घर बनाए। बस्तियां वे स्थान हैं जहां मानव ने अपने घर बनाए। पहले मनुष्य जंगलों और गुफाओं में रहता था, लेकिन समय और वनस्पति में उन्नति के साथ मनुष्य ने बस्तियां बनाने के लिए घर बना लिए। अगला प्रश्न है, ग्रामीण लोग कौन सी गतिविधियां करते हैं? ग्रामीण लोगों के द्वारा कृषि, मछली पकड़ना, वानिकी, शिल्प कार्य, व्यापार आदि गतिविधियों का अभ्यास किया जाता है। अगला प्रश्न है, रेलवे के किन्हीं 2 गुणों का उल्लेख कीजिए। रेलवे के 2 गुण इस प्रकार हैं: कम समय में भारी माल को लंबी दूरी तक ले जाया जा सकता है, और दूसरा है यह परिवहन का एक सस्ता साधन है। संचार से आप क्या समझते हैं? संचार दूसरे देशों तक संदेश पहुंचाने की प्रक्रिया है। प्रौद्योगिकी ने हमें संचार के तेज माध्यम खोजने में मदद की है। टेलीफोन, मोबाइल फोन और इंटरनेट संचार के कुछ साधन हैं जिनका हम उपयोग करते हैं। अगला प्रश्न है, मास मीडिया क्या है? संचार के विभिन्न माध्यमों ने देश में सूचना क्रांति ला दी है। लोगों को सूचना प्रदान करने के लिए रेडियो, टेलीविज़न और समाचार पत्रों जैसे विभिन्न माध्यमों का उपयोग किया जाता है। सूचना प्रदान करने के इस तरीके को मास मीडिया के रूप में जाना जाता है। सही उत्तर पर निशान लगाएं। कौन सा संचार का साधन नहीं है? टेलीफोन, किताबें, टेबल। अब इसमें कौन सा नहीं है संचार का साधन? टेबल। अब टेबल पर टिक का निशान लगाएं। ज़मीन के नीचे किस प्रकार की सड़क का निर्माण किया जाता है? एक है ऊपर उड़ना, एक्सप्रेसवे, सबवे। तो इस पर आप सबवे पर टिक का निशान लगाएं। एक द्वीप तक पहुंचने के लिए परिवहन का कौन सा साधन सबसे उपयुक्त है? जहाज, ट्रेन, कार। तो एक द्वीप तक पहुंचने का परिवहन का कौन सा साधन उपयुक्त है? जहाज। कौन सा वाहन पर्यावरण को प्रदूषित नहीं करता है? चक्र, बस, हवाई जहाज। चक्र। साइकिल। तो बच्चों, कौन सा वाहन पर्यावरण को प्रदूषित नहीं करता है? साइकिल, बस या हवाई जहाज। तो इसमें आएगा साइकिल। निम्नलिखित कोष का मिलान कीजिए। इंटरनेट, नहर मार्ग, शहरी मार्ग। तो
हमने इनको दूसरों से मिलान करना है। तो इंटरनेट क्या है? हमारा संचार का साधन है। और नहर मार्ग, अंतर्देशीय जल मार्ग है। शहरी क्षेत्र, ऐसे क्षेत्र जहां लोग विनिर्माण, व्यापार और सेवाओं में लगे हुए हैं। कॉम्प्लेक्स सेटलमेंट, घरों का बारीकी से निर्मित क्षेत्र। तो बच्चों ये मिलान हो गया, आपको समझ में आया होगा। आगे देखिए, कारण दीजिए। आज की दुनिया सिकुड़ रही है। परिवहन और संचार के बेहतर साधनों के कारण आज की दुनिया सिकुड़ रही है। लोग दुनिया भर में किसी से भी अपने घर बैठे बात कर सकते हैं और कम से कम समय में लंबी दूरी तय कर सकते हैं। इससे लोगों को आसानी से एक दूसरे के संपर्क में आने में सक्षम बनाया है और दुनिया को अच्छी तरह से जोड़ा है। तो बच्चों, समझ में आया आपको ये पाठ? मानव, पर्यावरण, बस्तियां, परिवहन और संचार, ये हमारा पाठ था। अब ये हमारा पाठ आपको आशा करते हैं अच्छे से समझ में आया होगा। आप सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद।